बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस का तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में इस तफसीली फ़ैसले के वो मंदरजात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे जो मोस्टली हमारे सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे अब तक रिपोर्ट नहीं हो सके हैं। आप नाज़रीन जानते हैं कि कितनी बड़ी ख़बर क्यों ना हो, नेशनल मीडिया पे किसी न्यूज़ चैनल पे उस ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, 1 मिनट या बहुत ज़्यादा भी ज़ोर लगा लिया जाए तो 2 मिनट से ज़्यादा किसी भी ख़बर को जो है वो एयर टाइम नहीं दिया जाता। तो ये सुप्रीम कोर्ट का नाज़रीन 111 सफ़ात का फ़ैसला है। चीफ जस्टिस ने 86 सफ़ात का फ़ैसला लिखा है और जो बाकी के 25 सफ़ात हैं उसमें जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल के अलग से अपने अपने उनके इजाफ़ी नोट हैं। तो ये 11 सफ़ात का अगर फ़ैसला हम देखें तो इस पर तो किसी भी न्यूज़ चैनल का पूरा 1 घंटे का जो है वो बुलेटिन हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है। तो इस प्रोग्राम में ये जो तफसीली फ़ैसला है इसके मोस्टली वो मंदरजात आपके साथ हम शेयर करेंगे जो अब तक आप नाज़रीन तक नहीं पहुंच सके, जो अब तक किसी मीडिया की जानिब से रिपोर्ट नहीं किए जा सके। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले का जो हमारे चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी, उनकी हैसियत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट जिसने 2012 में नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर, शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर, इसहाक डार की दरख्वास्त पर और दीगर दरख्वास्त गुज़ारों की आइनी दरख्वास्तों के ऊपर मेमो गेट की तहकीकात कराने का हुक्म दिया था, जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनाया गया था। लेकिन इस तफसीली फ़ैसले में साइफ़र से सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पे इनकार किया है, साइफ़र को क्यों नज़रअंदाज किया गया है इस तफसीली फ़ैसले में, और फिर इस फ़ैसले में जो मेमो गेट की सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात करवाई थी उनका दिफा भी अदालत की जानिब से कैसे किया गया है कि वो मामला उस पर तहकीकात करवाना क्यों नागुज़ीर था और साइफ़र पर सुप्रीम कोर्ट क्यों फ़ैसला नहीं दे सकती, तहकीकात क्यों नहीं करवा सकती। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये सारी डिटेल बताने से पहले इंट्रो लंबा हुआ, इसके लिए आप तमाम दोस्तों से माज़रत चाहूँगा। लेकिन ये तफसीलात बताने से पहले आपसे ये दरख्वास्त भी करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतल्लिक अपना मुख्तसर फ़ैसला सुनाया था, जिसमें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी, गैर कानूनी करार देते हुए स्पीकर को हुक्म दिया गया था कि जो अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के ख़िलाफ़ जमा हो चुकी है उस पर 9 अप्रैल को जो है वो अदम एतमाद की वोटिंग करवाई जाए। तो 7 अप्रैल का ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था और मुख्तसर फ़ैसला था। और अब नाज़रीन कल यानी 13 जुलाई को रात गए ये तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया। रात कुछ मसरूफियात थी तो इसके ऊपर मैं बात नहीं कर सका, वीलॉग नहीं कर सका। तो आज सुबह से मैं ये फ़ैसला बार बार पढ़ रहा था ताकि जब मैं कुछ रिपोर्ट आप नाज़रीन को करूँ तो कोई नई चीज़ आप नाज़रीन के सामने रखूँ। तो सबसे पहले इस फ़ैसले में जो मेमो गेट की तहकीकात का सुप्रीम कोर्ट ने जवाज़ फराहम किया है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जो दूसरा पॉइंट है कि सादिक संजरानी को इस फ़ैसले से क्या नुकसान पहुँचेगा और जो चेयरमैन सेनेट के दूसरे उम्मीदवार थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्हें इस फ़ैसले से क्या फ़ायदा पहुँच सकता है, बरतरफ़ी सादिक संजरानी की कैसे होगी और चेयरमैन सेनेट जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी कैसे बन सकते हैं, फिर इस दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कहा गया है कि स्पीकर ने आर्टिकल 95 को डिसरेगार्ड किया और आर्टिकल 5 पर रूलिंग दी जो कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का अख्तियार नहीं था। फ़ैसले में नाज़रीन कहा गया है कि साइफ़र की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के तहत तहकीकात हो सकती थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से यानी इमरान खान साहब की तरफ से ये तहकीकात नहीं करवाई गई। और फिर फ़ैसले में ये लिखा गया कि साइफ़र की जो तहकीकात हैं स्पेशल कमीशन बनाकर भी, जो 2015 में एक स्पेशल कमीशन बना था, पार्लियामान से उसकी मंजूरी ली गई थी, और जो इमरान खान ने 2013 के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए थे तो उस पर एक कमीशन बना था जिसने रिगिंग के एलिगेशन की तहकीकात की थी। तो इस तरह से भी एक स्पेशल किस्म का जो है वो कमीशन बनाया जा सकता था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी तो हुकूमती वकला की तरफ से यानी PTI के वकला की तरफ से, इमरान खान के वकला की तरफ से, सदर के वकला की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को साइफ़र के मामले का नोटिस लेना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में कहती है कि ये सबमिशन तो अदालत के सामने की गई, लेकिन बज़ाहिर शवाहिद ना होने की वजह से
सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिकल 184(3) यानी सो मोटो का अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कोई शवाहिद नहीं थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की तहकीकात करवाती। आगे अदालत कहती है कि मेमो गेट की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ने क्यों करवाई थी, क्योंकि अदालत के सामने ये सबमिशन भी पेश की गई कि इसी अदालत ने मेमो गेट, जो कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ एक साजिश थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तहकीकात भी कराई थी और सबमिशन की गई कि साइफ़र की भी तहकीकात करवाई जाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अपने फ़ैसले में कि जब मेमो गेट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें आईं, तो जो दरख्वास्तें लेके आए थे उन दरख्वास्त गुज़ारों की तरफ से जो लेटर लिखा गया था अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर हुसैन हक्कानी की जानिब से अमरीकी हुकाम को, उसका मवाद भी अदालत में पेश किया गया था। और फिर जो एलिगेशन लगाए गए थे, जो केस अदालत के सामने आया था, उसका एतराफ़ हुकूमत की तरफ से भी किया गया। और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, यानी जो फ़ौज के सरबराह हैं दूसरे, यानी एक तो आर्मी चीफ होते हैं और दूसरे चीफ ऑफ जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं, उन्होंने इस बात का, इस ख़त का जो है वो एतराफ़ किया। और फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मुतासरा फ़रीक़ैन जो है वो अदालत के सामने शवाहिद लेके आए मेमो गेट के, और कमीशन बनाने की अदालत से इस्तदा की, दरख्वास्त की, लेकिन चूँकि हुकूमत ने इस मामले पर कमीशन बनाने से इनकार कर दिया था, उस वक्त की हुकूमत मेमो गेट के मामले पर कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं थी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जुडिशल कमीशन बनवाया और उस पर तहकीकात करवाई। और फिर आगे चल के जो सादिक संजरानी और जो उनका मामला है यूसुफ रज़ा गिलानी का, जो 7 वोट जो है वो ग़ालिबन 6 मार्च 2021 को उस वक्त के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनकी जानिब से मुस्तरद कर दिए गए थे कि जो स्टैंप है वो सही जगह पे, दुरुस्त जगह पे नहीं लगाई गई। तो इस केस में आर्टिकल 69 जो कि पार्लिमानी कार्रवाई से मुतल्लिक है, जिसमें कहा जाता है कि आर्टिकल 69 के तहत जो पार्लिमान के अंदर की कार्रवाई है वो प्रोटेक्टेड है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फैसले में लिखा है उसका सादिक संजरानी को क्या नुकसान पहुँचने का इम्कान है और यूसुफ रज़ा गिलानी को क्या फ़ायदा पहुँचने का इम्कान है, अब ये पॉइंट आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, फ़ैसले में लिखा गया है और ये पाँचों जज का नाज़रीन मुतफ़िक़ा फ़ैसला है, कोई इख्तलाफी फ़ैसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आर्टिकल 6 की बात भी की जा रही है, वो भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन, आर्टिकल 6 से मुतल्लिक जो लिखा गया है जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की जानिब से, वो उनका अलग से इजाफ़ी नोट है। इजाफ़ी नोट में नाज़रीन जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और उनके साथ साथ जो वज़ीर कानून थे उस वक्त के फवाद चौधरी, वो जो ट्रस्ट था जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्हें दिया गया था, उस ट्रस्ट को इन्होंने वायलेट किया है। और ये तमाम जो लोग हैं, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ। हाउएवर, दिस सेक्रेट ट्रस्ट वाज वायलेटेड अमंग्स द अदर बाय द प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड द लॉ मिनिस्टर एज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल वर प्रिवेंटेड फ्राम वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन एंड फॉर सच बैलेटेंट ट्रांसग्रेस, मतलब वो खिलाफ वर्जी की बात की जा रही है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर मस्ट बी ए कॉन्सिक्वेंसेज। यानी जो अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग नहीं करवाई गई, ये जो है इनहराफ किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है इमरान खान की तरफ से, सदर अलवी की तरफ से, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर कानून की तरफ से। और फिर ये भी कहा गया है कि ये जो भी काम किया गया ये आइन के साथ एक फ़्रॉड हुआ है। अब फ़्रॉड वाली बात क्या की गई है, मैं उसे ढूंढ कर भी आपको पढ़ के सुना दूंगा बाद में, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट लिख रही है कि जिस तरीके से अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो इग्नोर किया गया, उससे अवॉइड किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड था। और फिर कहा गया कि आर्टिकल 5 की जो है वो दी गई, जो है वो अपना रूलिंग दी गई, तो स्पीकर के पास, डिप्टी स्पीकर के पास तो ऐसा कोई अख्तियार था ही नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 5 है उसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए कोई किसी किस्म की जो है वहाँ पर वो रूलिंग देते। तो अदालत ने ये लिखा है कि बज़ाहिर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन लगती है, लेकिन क्या इस पर आर्टिकल 6 का इतलाक़ होता है, नहीं होता, ये मामला पार्लियामेंट पे छोड़ा जाता है कि पार्लियामेंट इसका जायज़ा ले कि सदर ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और उस वक्त के वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने वायलेशन की है, आर्टिकल 6 का इतलाक़ होता है, नहीं होता, तो इसका जायज़ा जो है वो पार्लियामेंट लेगी। अब आ जाते हैं कि गिलानी साहब को इस फैसले से क्या फ़ायदा पहुँचेगा। नाज़रीन, फैसले में लिखा गया है कि जो कहा जाता है कि आर्टिकल 69 के तहत जो पार्लियामान की कार्रवाई है वो प्रोटेक्टेड है। तो फैसले में लिखा गया है कि जहां प्रोसीजरल गलती हो गई पार्लियामान की अंदरूनी कार्रवाई में, उससे आर्टिकल 69 जो है प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जहां पर आइन की खिलाफ वर्जी की जाएगी, आर्टिकल 95 को डिसरिगार्ड किया गया,
क्योंकि स्पीकर डिप्टी स्पीकर पाबंद थे आर्टिकल 95 के तहत। जब अदम एतमाद की तहरीक आ गई, उस पर उन्होंने वोटिंग करवाना ही करवाना थी। वो इस अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने का अख्तियार नहीं रखते थे, उन्होंने वोटिंग करवाना थी। तो ये अदम एतमाद की तहरीक को आर्टिकल 5 के तहत जो मुस्तरद किया गया, ये आइन की खिलाफ वर्जी थी। और जब आइन की खिलाफ वर्जी हो तो वहाँ पर आर्टिकल 69 का जो इस्तिस्ना की बात की जाती है, इम्यूनिटी की बात की जाती है, उसका इतलाक नहीं होता। और फिर आगे कहा गया कि आर्टिकल 69 जो है वो पार्लियामान के कलेक्टिव बिजनेस की बात करता है, यानी वहाँ पर कोई वोटिंग हुई है, किसी कानून को पास किया गया है, उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल का फैसला है, कोई इनफरादी फैसला है, उसको आर्टिकल 69 प्रोटेक्ट नहीं करता। और फैसले में कहा गया है कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग थी, वो कोई कौमी असम्बली का कोई कलेक्टिव फैसला नहीं था, वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की इनफरादी एक रूलिंग थी, इनफरादी उनका फैसला था। तो लिहाजा इस पर अदालत जो है जुडिशल रिव्यू कर सकती है। ये जस्टिशिएबल जो है इकदाम है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का, जिस पर अदालत रिव्यू कर सकती है और इस तरह के मामला जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं होते। अब मज़ीद क्या कहा गया है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ फैसलों का हवाला भी दिया गया है। साइफ़र से मुतल्लिक़ क्या लिखा गया है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, फैसले में कहा गया है कि एक मरतबा अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाए तो वो आइन के मुताबिक उसकी वोटिंग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 4 से 7 दिन के अंदर वोटिंग करवाना लाजमी है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। और ना आइन, ना कानून और कवायद जो है ऐसा कोई अख्तियार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को देते हैं कि वो आर्टिकल 95 के तहत जो अदम एतमाद की तहरीक आई है और जो कवायद हैं सुप्रीम कोर्ट अपना कौमी असम्बली के पार्लियामेंट के, उसका जो 37 आर्टिकल है, उसकी खिलाफ वर्जी कर सकें। और ये आइनी जिम्मेदारी थी स्पीकर की कि वो इस पर वोटिंग करवाते, जिससे इनराफ किया गया है। आर्टिकल 5 की इन्फोर्समेंट की रूलिंग देने का कोई अख्तियार नहीं था। स्पीकर अगर गलत किसी आर्टिकल की तशरीह करता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर भी अपना अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। अदालत की जिम्मेदारी है कि रूलिंग में मुदाखलत करे, तो लिहाजा ये जो रूलिंग है इसे गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया जाता है। अब सादिक संजरानी को नुकसान क्या होगा और यूसुफ रज़ा गिलानी को फ़ायदा क्या होगा? तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में नाज़रीन रूलिंग थी, वो एक पीओ की थी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की थी, जो उस दिन इलेक्शन करवा रहे थे। वो सेनेट के ऐवान की कार्रवाई नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक, क्योंकि 7 वोट जिन्हें मुस्तरद किया गया, अगर रूलिंग देने से पहले वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब जो हैं, ग़ालिबन उनका नाम मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब था, अगर वो उसके ऊपर सेनेट के ऐवान में वोटिंग करवा लेते और वोटिंग में अगर अक्सरियत आ जाती और उसमें फिर वो रूलिंग दे देते उन 7 वोटों को मुस्तरद करने की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है इस मामले में दाखलत नहीं कर सकती थी। लेकिन चूँकि हाई कोर्ट से यूसुफ रज़ा गिलानी की अपीलें मुस्तरद हो चुकी हैं और जो मामला है वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है इससे यूसुफ रज़ा गिलानी को फ़ायदा पहुँच सकता है। और इम्कान है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो गया तो सादिक संजरानी साहब बरतरफ हो सकते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं। अब साइफ़र से मुतल्लिक़ क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, नाज़रीन जाना नहीं, मुख्तसर आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसमें नाज़रीन कहा गया है कि खान साहब ने 27 मार्च के इस्लामाबाद के जलसे में कहा कि साइफ़र इस बात का सबूत है कि मेरी हुकूमत जो है गैर मुल्की साजिश से गिराई गई। फैसले में कहा गया कि इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान से भी चंद लोग इस साजिश का हिस्सा हैं, लेकिन इमरान खान ने किसी का नाम नहीं बताया। फैसले में कहा गया है कि 7 मार्च को ये लेटर आया और 28 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश हुई कौमी असम्बली में। लेकिन जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई तो साइफ़र से मुतल्लिक़ कोई सवाल या एतराज़ नहीं उठाया गया अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर, और ना ही किसी अपोजिशन के मेंबर के ऊपर अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया। और फिर कहा गया कि अदम एतमाद पर जो 28 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक जिसे 28 मार्च को एक्सेप्ट कर लिया गया, कोई एतराज़, कोई सवाल नहीं उठाया गया, उस पर 31 मार्च को बहस होना थी। लेकिन 31 मार्च को स्पीकर ने बहस तो नहीं करवाई, लेकिन कोई साइफ़र को लेकर एतराज़ या किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी नहीं किया गया। और मामला फिर 3 अप्रैल यानी 3 अप्रैल को कहा गया कि अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी। और फैसले में कहा गया है कि 31 मार्च 2022 को पार्लिमानी कमेटी बराए नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन की जानिब से बाइकआउट किया गया। इजलास में कोई ठोस एक्शन साइफ़र पे नहीं लिया गया। पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, हुकूमत के लोग शरीक थे और इसमें कहा गया है फैसले में कि मासवाए साइफ़र की मजम्मत करने के
उसे और मजम्मत करने के लिए भी गैर सफारती गैर ज़रूरी ज़बान का इस्तेमाल किया गया और कोई एक्शन नहीं लिया गया। और फिर ये भी कहा गया कि साइफ़र के मामले के ऊपर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कहा गया जो एलामिया PM ऑफिस की जानिब से जारी किया गया, उसमें एक तो ये कहा गया कि इस साइफ़र के ऊपर डीमार्च किया जाए, और दूसरा कहा गया कि उसमें कोई साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, और तीसरा अदालत ने कहा कि किसी किस्म की इंक्वायरी कराने का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फ़ैसला नहीं किया गया कि साइफ़र में हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई है तो इसकी इंक्वायरी या तहकीकात करवाई जाए। और फैसले में ये भी कहा गया है कि 2 अप्रैल को इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, और इस वफाकी काबीना के इजलास में भी साइफ़र के मामले पर तहकीकात करवाने का फ़ैसला किया गया। तो इसका मतलब यह है कि बज़ाहिर कोई शवाहिद नहीं थे, हुकूमत भी इसके ऊपर तहकीकात करवाना चाहती थी। फैसले में नाज़रीन कहा गया है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ साइफ़र पर इंसार किया गया, लेकिन गैर मुल्की साजिश से मुतल्लिक़ कोई सबूत जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। ना सबूत पेश किया गया, और पाकिस्तान में उस साजिश में कौन कौन इन्वॉल्व थे किसी का नाम भी अदालत के सामने जो है वो नहीं लिया गया। और साइफ़र की सुप्रीम कोर्ट तहकीकात क्यों नहीं कर सकती, उससे मुतल्लिक़ नाज़रीन फ़ैसले में ये कहा गया है कि हाउस ऑफ लॉर्ड का एक फ़ैसला है जिसमें यह कहा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला जो है वो अदालती दायरा अख्तियार में नहीं आता, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साइफ़र का जो इशू है वो इंटरनेशनल रिलेशन और नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ है, इसका वहीं पर जो है वो इस पर कंसिडरेशन जो है वो की जा सकती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला भी दिया गया इस फैसले में कि वकला महाज केस बनाम फेडरेशन, उसमें भी कहा गया है कि फ़ॉरेन पॉलिसी का मामला हो या नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हों, ये अदालती दायरा अख्तियार में नहीं आते। स्पीकर की रूलिंग का जवाब फराहम करने के जो दलाइल दिए गए वो अदालत के लिए काबिल कबूल नहीं है। और फिर अदालती फ़ैसले में कहा गया है कि हुकूमती वकला का मुकम्मल इन्हिसार जो है वो साइफ़र पे था, लेकिन वो मंदरजात ना हमें दिखाए गए ना किसी अरकान असम्बली को दिखाए गए, और जब ये अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया गया तब भी उस अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने से पहले जिन अरकान पे इल्ज़ाम लगाया गया उन्हें भी अपना मौक़े पेश करने का जो है वो मौका नहीं दिया गया, और यूनिलैटरली यानी यकतरफ़ा तौर पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से ये जो अदम एतमाद की तहरीक थी इसको मुस्तरद कर दिया गया। फैसले में नाज़रीन मज़ीद कहा गया है कि स्पीकर ने जो तफसीली वजूहात लिखी उसमें भी उन्होंने नहीं लिखा कि साइफ़र में किस अपोजिशन के अरकान का नाम मौजूद था, क्योंकि कहा जा रहा था कि साइफ़र को उन्होंने पढ़ा है, लेकिन अदालत ने कहा कि जो हक़ाइक़ हमारे सामने आए उसके मुताबिक तो जो कंटेंट्स थे वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पढ़ नहीं रखे थे, और उसके मंदरजात को जाने बगैर पढ़े बगैर जो है ये रूलिंग जो है वो दे दी गई। और फिर ये भी कहा गया कि चूँकि आर्टिकल 58 के तहत जब अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो वज़ीर आज़म कौमी असम्बली को तहलील नहीं कर सकता, तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने गैर आइनी गैर कानूनी रूलिंग दी, जिसके बाद इमरान खान जो है वो कम्पिटेंट हो गए कि कौमी असम्बली को वो तहलील कर सकें। अच्छा, ये कौमी असम्बली को तहलील करने के बाद और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग है इसे गैर आइनी करार देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमने क्यों कौमी असम्बली को बहाल किया और क्यों इंतखाबात की तरफ नहीं गए। माजी में भी इस तरह के मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की असम्बली को तो गैर आइनी करार दिया, लेकिन इलेक्शन का रास्ता नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, माजी में कह चुकी है कि इलेक्शन होंगे चाहे असम्बली की तहलील गैर आइनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे मुतल्लिक़ भी फैसले में लिखा है कि रास्ता अदालत के सामने ये था, अगर हम डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको गैर आइनी करार देते तो एक तो रास्ता ये था कि इलेक्शन करवाए जाएँ। तो इलेक्शन करवाने के हक़ में जो दलाइल दिए गए उसमें एक तो ये कहा गया कि अगर ये गैर आइनी इक़दाम भी है तो रास्ता यही है कि मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएँ, और दूसरा ये अदालत के सामने सबमिशन पेश की गई कि अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो जो हुकूमत आएगी वो भी मुस्तहकम नहीं होगी। और तीसरा पॉइंट उठाया गया कि इमरान खान को हटाकर जो हुकूमत संभालेंगे उन पर तो फौजदारी केसेस हैं, अवाम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर अदालत ने कहा कि इस मामले पर चीफ इलेक्शन कमीशन का यह कहना था कि जो मरदमशुमारी है, मरदमशुमारी के नोटिफाई होने के बाद हल्का बंदियाँ नहीं हो सकें, हल्का बंदियाँ के लिए 4 हफ्तों का वक्त चाहिए। और फिर अदालत को ये भी सबमिशन पेश की गई कि सूबाई असम्बलियाँ अगर मौजूद रहती हैं, सूबाई असम्बलियों की मौजूदगी में कौमी असम्बली के इंतखाबात जो है उनके साफ शफाफ होने पर भी एक सवाल जो है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा कि कैसे साफ शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तमाम सबमिशन अदालत के सामने पेश की गई, लेकिन अदालत ने जो जायज़ा लेना है वो कानूनी सवाल का लेना है
कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइनी है गैर आइनी है, लेकिन जो इंतखाबात का सवाल अदालत के सामने उठाया गया है ये सियासी सवाल है। अदालत का ये दायरा अख्तियार नहीं, अदालत सियासी सवाल का जायज़ा लेने के लिए कम्पिटेंट नहीं है, अदालत की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। सियासी सवाल का जायज़ा लेना जो है वो मुतलका सियासी लोगों का, स्टेक होल्डर का काम है। और फिर अदालत ने कहा कि हमारे सामने जो कहा गया कि हुकूमत तब्दील होती है तो जो आएंगे उनके खिलाफ फौजदारी केसेस बने हुए हैं। फैसले में अदालत ने यह भी कहा है कि जब नए इलेक्शन की बात की जा रही थी कि मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जा चुका है, तो मुल्क में नए इंतखाबात का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया था और जो सियासी स्टेक होल्डर हैं यानी इमरान खान और उनके जो सियासी मुखालिफ थे उनके दरमियान एतमाद का फुकदान भी था। और जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन की और फौजदारी केसेस की बात की गई तो जो आर्टिकल 62-63 है और नैब के कानून के तहत अगर कोई सज़ा याफ्ता हो जाता है तो वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता। तो ये बार्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो लिहाजा एक तो सियासी नोयत का सवाल है, दूसरा इलेक्शन शेड्यूल नहीं है और नैब का कानून मौजूद है, आर्टिकल 62-63 मौजूद है। तो लिहाजा अदालत जो है इस सियासी नोयत के सवाल का जायज़ा नहीं ले सकती। तो ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जिसकी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की, तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।